राजा भैया प्रोटोकॉल व्यक्ति हैं। बहुत मुकदमे, राजा भैया को लोग क्षत्रिय समाज के लोग मानते हैं। काफ़ी मुकदमे उनके ऊपर। वो छोड़िए, जाने दीजिए, हम लोग जानते हैं उनके बारे में हैं। तमाम है बातें, 4 जून के बाद बात होगी, खुल के बात होगी। मतलब कहीं ना कहीं डर है सर। डर तो नहीं है। फिर सर बात करिए। डर नहीं है, क्या डर है? क्या किसी बिगड़ेगा? किस चीज़ का डर है? यदुवंशी समाज कभी डरता नहीं है। और निरहुआ कहता है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा हो उसमें गुंडा है, उससे बड़ा गुंडा कौन हो जो अपने गांव में दलितों को मरवाया है? पता लगा लीजिए। कि जो बड़ी टीवी पर आती हैं एंकर लोग, उनको लोग देखना बंद कर दिए हैं। यूट्यूब चैनल को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और यह शुभ संकेत है कि हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार। लेकिन दुख की बात यह है सर, आपके नेता उन्हीं को ज़्यादा वक्त देते हैं। आदाब व अस्सलाम, मैं उबैदुर रहमान, आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त हम आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये चुनाव है, आजमगढ़ चुनाव, पिछला जो उपचुनाव हुआ 2022 का लोकसभा, त्रिकोणीय मुकाबला था, गुड्डू जमाली, निरहुआ और धर्मेंद्र यादव, लेकिन आपका किला था उस वक्त ढहा गया था। अब 2024 का आम चुनाव है, गुड्डू जमाली जी आपके पाले में आ गए। इस बार मुकाबला आपको क्या लगता है? मुकाबला इस बार बहुत सरल है जी। चुनाव हम लोग कम से कम 2.5 लाख से जीतेंगे, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार माननीय धर्मेंद्र प्रसाद यादव जी। और एक मुद्दा जो आप लोग पूछना चाहते हैं, जिस देश का नौजवान किसान सड़क पे हो, अब उसमें कहाँ से मुद्दे की बात आप और क्या जानना चाहते हैं? बेरोज़गारी, दर बेरोज़गारी भटक रही है, लोग बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। शिक्षा जो 2,500 से 3,000 में एडमिशन होता था बीए में, हाई स्कूल इंटर करने के लिए, आज 8-8 हज़ार 9-9 रुपये शिक्षा पे बात तो करने के लिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री तैयार नहीं है, क्योंकि मेन मुद्दा शिक्षा है। शिक्षा पास हमारे रहेगी तो हम 5 किलो गेहूं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम 50 किलो खुद खरीद के बांट सकते किसी को। जब फाइनेंशियल हालत हमारी मजबूत रहेगी तो हम समाज के लिए कुछ खुद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार से अपेक्षा करेंगे, मगर आपके पास सारे तंत्र हैं। आप चाहते तो शिक्षा सरल हो जाती, आप चाहते तो स्वास्थ्य सरल हो जाता। आज जब कोरोना आया तो हमारे देश में, पूरे देश में, ये जो ढिढोरा पीटते हैं कि 56 इंच का सीना है मेरा, इनके पास ऑक्सीजन नहीं था। सर ये बताइए कि आज से पहले जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, यही केजरीवाल और अन्ना हजारे दिन रात धरना देते थे भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर। आज आप उन्हीं से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये आएंगे, इंसाफ करेंगे? सबको एक तरफ से पूरा जो सरकारी तंत्र है सरकार के पास, ईडी, सीबीआई, सारे लोगों के ऊपर, ऐसा नहीं कि आपने कोई अपराध किया हो, जबरन आपको पिस्टल सटा देते हैं। पिस्टल सटाने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं फंसा देते हैं सरकारी तंत्र के लोग, और जिसके कारण कोई भी बड़े से बड़े लीडर मतलब बोल नहीं पा रहे हैं कि हम अपनी बात रख पाएँ समाज में, समाज जाने। अब धारा 370 की बात करेंगे आप हमसे, केवल धारा 370 का बी हटा हुआ है। बी, जो धारा 370 का बी है, उससे इतना जान पाएंगे आप कि वहाँ की जो ज़मीन है लेने देने की बात हटी है केवल, और कुछ नहीं हुआ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले कहा था कि भारत का गणराज्य और लोकतंत्र जितना जब मजबूत होगा, यह 370 स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो हमको उस तरह का व्यवहार, उस तरह का माहौल बनाना चाहिए कि जो अपने आप समाप्त हो जाए। आप जबरन सबको नज़रबंद करके मोहम्मदा मुफ्ती को कर दे रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब को कर रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद को कर दिए, सबको आप अंदर नज़र बंद करके और सबको आपने डाल दिया। क्या लगता है, बसपा ने कई बार प्रत्याशी आजमगढ़ से बदले, पहले राजभर जी को लेकर आए, उसके बाद मुस्लिम कैंडिडेट देना, आखिर चाहते क्या हैं वो लोग? देखिए, कोई बताया ना कि नेताओं के ऊपर काकस चला रही है अपने सिस्टम का वर्तमान सरकार। बहन जी हमारी बहुत बड़ी नेता हैं, उनके नेता होने में कोई शक नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम उनको पीएम लॉन्च करेंगे, मगर जब आपके पास कोई दबाव ना हो, आप फ्रीडम ढंग से आएँ, फ्री मन से आएँ, तब ना। आपको तो लगातार आपका हरासमेंट कर रही है सरकार, आपको बोलने नहीं दे रही, आपकी पार्टी कहीं कहीं आपको भाषण नहीं दे रही, रैली करने नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं आपको तो डरवा के रखे हैं। अभी आनंद जी उनके भतीजे हैं जी, अभी उनको तमाम पदों से हटा दिया गया। जब वो शिक्षा पे बोलने लगे, जब वो उसी गरीब तबके समाज के बारे में बोलने लगे, तो बहन जी ने उनको भी हटा दिया। उन्होंने साफ कर दिया वो कहने में अयोग्य हैं। अच्छा, आप कैसे चयन करती हैं?
आप अपने जिस पेड़ को लगाएं उसी को बताते हैं कि फल नहीं देगा। बताइए आप बताइए। हम नहीं चाहते कि समाज के लोगों में दुर्भाव हो। हमारा 85 समाज एक मुश्त खड़ा इस लोकसभा चुनाव में। हम इस समांतवादी ताकतों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। आजमगढ़ में क्या होगा सर, बताइए, कितनी ताकत से आप लोग चुनाव प्रचार करेंगे? इस बार धर्मेंद्र भैया प्रत्याशी हैं, चुनाव जनता लड़ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो पिछला चुनाव था उस समय आप क्यों नहीं आए और आखिर इस चुनाव में आपको आना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं आपको चूक थी, वो चूक तो मानेंगे ही। और बड़े लीडर हैं देश के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कि जब आप हारते हैं तो आपको चिंतन करना चाहिए और जीतने के समय शांति का परिचय देना चाहिए। हम लोग उसी हवा में रह गए कि हम लोग 10 विधानसभा जीते हुए हैं जी। और हम जनता तक कनेक्टेड नहीं बना पाए पूरी तरह से। हम लोग फ़ोटो खिंचाने में रह गए, कहीं ना कहीं कमी रह गई हमारी। मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमने 10 के 10 सीटें ले ली, हमने पहले से ओवर कॉन्फिडेंस में जी हमारी कमी थी और चिंतन को स्वीकारना चाहिए, उसमें अपनी बात की गलतियों को मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस गलती पे बार बार चलते रहिए आप। अगर गलती पे बार बार चलेंगे आप तो फिर गिरेंगे। इसलिए उस वहाँ पे चिंतन करके अपने समाज के अपने सारे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग आज 10-15 दिन से कंटिन्यू गांव-गांव जा के कन्विंसिंग कर रहे हैं, माताओं बहनों को बता रहे हैं कि आपकी शिक्षा के बारे में ऐसा होगा, आपके इस खाते में 8,500 रुपया पर 1 जुलाई से आना शुरू हो जाएगा और बच्चों को ट्रेंड करके उनकी नौकरी की बात की जाएगी। बहुत तमाम मुद्दे हैं। जनता के मन में एक भय है कहीं 15 लाख वाला की तरह ये भी ना रह जाए। यार हम लोग जो है ना मूल निवासी हैं इस देश के, हम लोग भगौड़े नहीं हैं। हम कहाँ छोड़ के भाग जाएंगे? हमारे बच्चे तो विदेश जाना पसंद नहीं करते, ना हम राडो घड़ी पहनना पसंद करते हैं। तो हमको तो इंडियन चाहिए घड़ी, HMT चाहिए, टाइटन चाहिए। हम तो राडो नहीं मांग रहे हैं ना, क्योंकि हम इस ज़मीन से जुड़े हैं, इस भारत माता की गोद में पैदा हुए हैं, यहीं पले हैं, यहीं बढ़े हैं, यहीं मरेंगे। जो सनातनी है, जो आर्य समाज से आए लोग हैं, उनके ऊपर ये सब करना है। सर, बनारस में प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं अब हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा लड़ाई के बाद में। उसके बाद 2 ही दिन बाद आजमगढ़ आते हैं, मुद्दा वही उनका रहता है। मैं उनका पूरा वो देखता हूँ, पूरी स्पीच देखता हूँ, उसमें कहीं रोज़गार की बात नहीं होती है, कहीं अस्पताल की बात नहीं होती है, कहीं शिक्षा की बात नहीं होती है, सिर्फ वही पुरानी स्पीचें रहीं। उसको क्या लगता है आपको सुनकर? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी हैं, कुछ हैं थे, वो कहते हैं कि चौथी फेल प्रधानमंत्री। जब इतना ज्ञानी व्यक्ति इस तरह की भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हो, तो हम लोग तो केवल उसमें हेडलाइन पढ़ के इसे बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे निष्क्रिय हैं। जब भगवान राम को, जिस राम की पूजा हम आप करते हैं, सब लोग करते हैं, भगवान राम ने समाज में जाके अपने सारे दुखों को समझा, तब राम राज स्थापित हुआ। और जो व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ दे, पत्नी को छोड़ दे, वो कहाँ से राम राज लाएगा? वो तो कहते हैं, उनका एक ये चलता है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या कोई व्यक्ति राम को ला ये भगवान को चैलेंज देते हैं। और जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का भोजन है गुरूर, और कोई और नहीं खाएगा, भगवान भोलेनाथ उनका गुरूर खाएंगे। सर, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मैं रामचंद्र गौड़ और मैं आदिवासी विकास सेवा संस्थान का जिला अध्यक्ष भी हूँ और मैं यहाँ समाजवादी पार्टी जनजाति प्रकोष्ठ का भी जिला अध्यक्ष हूँ। मैं पिछले 3 सालों से लगातार इसी सरकार और तानाशाही गवर्नमेंट के कर्मचारियों से लड़ता आ रहा हूँ कि 2003 में राजपत्र बना, जिसमें आजमगढ़ में धुरिया गोंड जाति को जनजाति का सर्टिफिकेट देने की आदेश हुआ। 8-10 शासनादेश है। उसके बाद भी ये मनगढ़ंत ढंग से हमको बार बार यह लिख के देते हैं, क्योंकि जो कहाँ एक लाइन लिखते हैं, पेशागत जात है कहाँ, आप जान लीजिए, कोई जाति नहीं है। जो सेंसेक्स 1891 है, उसमें बाथम, बोर्ड, धीवर, धुरिया, धरुक, गुड़िया, रैकवार, रवनिया, सिंगड़िया, तुरैया, महार, मल्ला, केवट, मोहंडम्स 17 जात है। उस 17 जात में
कुछ को अनुसूचित जात में रखा गया, कुछ को अनुसूचित जनजात में रखा गया, कुछ को पिछड़ी में रखा गया, मगर ये सबको कहार बताते हैं। अभी हाई कोर्ट में PIL दाखिल करके आया हूँ, मैं इनको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाऊंगा, इन लोगों के ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। और जब तक इस समाज का उत्थान नहीं होगा, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी हमारे नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं इन लोगों के प्रार्थना और विनती के साथ कहता हूं कि समाज पूरी लड़ाई को देख के मेरे साथ खड़ा है और मेरा समाज आपके साथ खड़ा है। मेरी बात केवल सदन में उठाइएगा, मैं कभी आपसे हैंडपंप, रोड, चक्रोट और नाली की बात करने नहीं आऊँगा। एक बार आप मेरे साथ खड़ा होंगे तो पूरा जीवन एग्रीमेंट की तरह हम लोग खड़े रहेंगे आपके साथ। क्या नाम है सर आपका? राम भोल यादव। पूछिए। ये बताइए कि यहाँ से 2014 से 2019 तक माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सांसद रहे। यही कांग्रेस पार्टी तरह तरह के पोस्टर बैनर लगाती घूम रही थी। आजमगढ़ के सांसद गुमशुदा, आपने पोस्टर पढ़ा होगा, आपने जाना होगा, तो आज वही आपके साथ हैं। ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के साथ और तमाम इंडिया गठबंधन को लेकर आजमगढ़ की लोकसभा इस बार क्या लग रहा है, जीत पाएंगे आप? अरे जीतने का तो बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे आपने कहा कांग्रेस पार्टी ये नहीं लगाए थे, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पोस्टर लगाए थे और उनको तो दिन में दिखाई नहीं देता, जैसे उल्लू को, तो उल्लू थे। नेताजी जब आए तो फर्स्ट रूप में चीनी मिल दिए, जो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल। यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक महाविद्यालय दिए हमको। आदरणीय माननीय अखिलेश यादव वेटनरी कॉलेज दिए, जो यहाँ के लड़के पढ़ने। माननीय हमारे बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं, वो बेचारे गोरखपुर उठा ले गए हैं। काम तो समाजवादी पार्टी ने किया है। अब बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पुल बनवाया हो? अखिलेश यादव ने तो 10 पुल बनवाया है। तो इस तरीके से ये लोग भ्रम फैलाते हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, निरहू से कोई लड़ाई नहीं है। धर्मेंद्र यादव बहुत काफ़ी मतों से जीत रहे हैं, केवल गणना बाकी है। हम लोग वोट जान रहे हैं। एक जो उपचुनाव हो चूक हो दे, उपचुनाव जो है सरकारी दंड बेंड सब लगा कर ये लोग चुनाव जीते हैं। और मान लो आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं, शिक्षा को तो इन्होंने एकदम बर्बाद कर दिया। अब आप बताओ, 2 महीना ये परीक्षा लेते हैं, 2 महीना ये कापी जचवाते हैं, कम महीना में 2 सेमेस्टर की इनकी परीक्षा है, ज़रा पता लगा लीजिए कम महीना पढ़ाई होती है। कहते हैं हम सब पता नहीं चलता। दूसरी चीज़ मानवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छा समझता हूँ। ये सदन में बोलते हैं, इनको गिनती नहीं आती है। ये 46 में 56 यादव बताते हैं। अब आप सोच ले, जिनको कारखाना का नाम नहीं याद आ रहा है, बिजली के कारखाने का। और मैं उन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और विधायकों से पूछना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी गलत बोल रहे थे तब आप लोग मेज थपथपा रहे थे। अरे ये सोचना चाहिए, इस तरीके से बयान क्यों देते हैं आप लोग? माने हमारे मुख्यमंत्री जी बेरोजगारी की बात करते हैं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का प्रमोशन होता है तो यही हमारे सांसद जी नियुक्ति पत्र बांटते हैं। ये कौन सा आप जो देते हैं? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जब मुख्यमंत्री बने 1000 विद्यालय लिए हैं। और मैं बता दे रहा हूँ, जब PCS में अंग्रेजी की अनिवार्यता लागू थी, तब मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री हुए, लड़के जब इलाहाबाद में गए, एक कलम से उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता ख़त्म कर दिया। तो गांव के लड़के IAS और PCS BDO होने लगे और तमाम पदों पर होने, जो क्लास 2 के हुए। वही काम हमारे आदरणीय धर्मेंद्र यादव ने किया है। C-SAT पर इन्होंने पार्लियामेंट में पास किया है। ऐसे सांसद को निरहुआ से तुलना कर रहे हैं। निरहुआ कहता है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा हो उसमें गुंडा है, उससे बड़ा गुंडा कौन हो जो अपने गांव में दलितों को मरवाया है? पता लगा लीजिए। उसने दलितों को पिटवाया है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर। निरहुआ की तुलना आदरणीय धर्मेंद्र यादव से कोई नहीं है, जो पार्लियामेंट में बहस करे। मैं तो बधाई गया हूँ धर्मेंद्र यादव के प्रचार में। सड़कों का प्रधानमंत्री से लेकर जितनी सड़कें यहाँ जाल बिछा दिए। अरे एक बार तो इनको सांसद आजमगढ़ से होने दो, सड़कों पुलों का जाल बिछ जाएगा। बेरोजगारी की लड़ाई लड़ेंगे, धर्मेंद्र यादव वो सांसद है। धर्मेंद्र यादव जी से हमने एक सवाल किया था कि सर आप चुनाव हारने के बाद फिर दोबारा सिर्फ चुनाव में आए, क्या लगता है आजमगढ़ की जनता को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि चुनाव जीतने के बाद आप आजमगढ़ रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि 100% रहेंगे। क्या लगता है आपको? वो देखिए, बदायूं बहुत दूर है उनके घर से, वहाँ मकान बनवा कर रह रहे हैं। तो यहाँ मकान आजमगढ़ बनवाने में कई मिनट उनका टाइम है। यहाँ मकान बनवा लेंगे, रहेंगे। धर्मेंद्र यादव वो सांसद है।
और बड़े नेता हैं लोग, आना जाना तो लोगों को लगा ही रहता है। अब आप सोचो कि रोज़ रहें, भाई काम है, कहीं वहाँ चुनाव है, कहीं पार्टी की मीटिंग, कहीं संगठन की मीटिंग है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छात्र नेता रहे हैं, उनको हर जगह बुलवाने का अवसर होता है। इस बार क्या लगता है? अरे इस बार कोई लड़ाई है ना, धर्मेंद्र यादव जीतने जा रहे हैं बार बार। आप कितने वोटों से क्या लगता है? अब वो जनता बता देगी, जनता बता रही है। अच्छा, ये बगल की लालगंज सीट है, उसका कुछ लेकर? अरे वो भी दरोगा सरोज भी जीत रहे हैं। जो पार्लियामेंट में आरक्षण महिला पोल लड़े, उससे बड़ा लड़ाकू दरोगा सरोज से कौन बड़ा लड़ाकू नेता है? वो मैं जानता हूँ, जो विधायक थे तब से वो लड़ाई लड़ते थे हमारे यहाँ। तब उनका क्षेत्र मुबारकपुर क्षेत्र लालगंज में पड़ता था। हाँ, उसमें कोई लड़ाई नहीं है, वो भी चुनाव जीत रहे हैं। अरे ये लोग 2-3 सीट पर पा जाएँ वही है लड़ाई। तो इनकी लखनऊ और बनारस में बकिया तो कहीं लड़ ही नहीं रहे हैं ये लोग। मीडिया तो कह रही है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 से 15 सीट ला रहे हैं। अरे मीडिया वाले, मेन मीडिया की बात है। अरे मेन मीडिया गोदी मीडिया है भाई साहब, गोदी मीडिया की मैं बात नहीं करता। वो तरफा दिखा रहे हैं। हाँ, पेपर भी उनका है, गोदी मीडिया भी उनका, उस पर मत जाइए आप। हेलीकॉप्टर से चुनावी कवरेज हो रही है। अरे ले आइए, जो वो तो जांच होनी चाहिए। अगर सरकार बदलती है तो जांच होगी। तो ये थे समाजवादी पार्टी के समर्थक। हालांकि जो सबसे पहले हमसे बात की वो जिला अध्यक्ष भी थे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इस बार ये दावा कर रही है कि हम लाखों वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। तो क्या नाम है आपको? नाम हमारा चंद्रिका यादव है। और मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के उन सभी भाइयों को बधाई देता हूं कि जो बड़ी टीवी पर आती हैं एंकर लोग, उनको लोग देखना बंद कर दिए हैं। यूट्यूब चैनल को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और यह शुभ संकेत है कि हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार। लेकिन दुख की बात यह है सर, आपके नेता उन्हीं को ज़्यादा वक्त देते हैं लेकिन लताड़ते हैं। देते तो हैं लेकिन लताड़ते बहुत हैं। कि मैं सबसे पहले यह कहूँगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इन लोगों का जांच होनी चाहिए कि कहाँ से इतना मजबूत हुए हैं। आपने देखा वो हेलीकॉप्टर से चुनावी कवरेज कर रहे हैं। इसका मतलब पैसा पा रही हैं, उनको गरीबी से मतलब नहीं है। अब पुलिस की व्यवस्था नहीं रहती तो हो सकता है उनको पब्लिक घेर ले। और रही हिंदुस्तान के विकास की बात, तो 10 साल में हमारा हिंदुस्तान गत में चला गया। हमारा देश बर्बाद हो गया। नौजवान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। और जिस सरकार में चंदा लेकर लोग विदेश भाग जा रहे हैं, उसी एयरपोर्ट से भाग जा रहे हैं जहाँ सुरक्षा है। इसका मतलब कि भगाया जा रहा है। सुई लगाकर लोगों को जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बीप काटने वाले से पैसा लिया जा रहा है और ईमानदारी की पाठ पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान के नौजवान से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार 400 पार नहीं, 200-150 के बीच में लटका दीजिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इंडिया गठबंधन के समर्थकों को कि वो लोग परिवर्तन कर रहे हैं और करेंगे। और इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को पूरा हिंदुस्तान, एक तरह से देखा जाए तो नई आज़ादी मिलेगी। धन्यवाद। तो आखिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है सर? मैं एक बार सर लास्ट, तो एक आखिरी बार हम पूछेंगे, आखिर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है सर? कि मतलब कि ऐसा है कि 10 साल की रिपोर्ट कार्ड में आपने कुछ बता ही नहीं पाया। मंगलसूत्र पर आ गया, आप JCB पर आ गए, आप इस पर आ गए। क्या मतलब है? प्रधानमंत्री सिर्फ अपना चेहरा चमकाए हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी विमान में घूमे हैं। तमाम है बातें, 4 जून के बाद बात होगी, खुल के बात होगी। मतलब कहीं ना कहीं डर है सर? डर तो नहीं है। फिर सर बात करिए। डर नहीं है? क्या डर है? क्या किसी बिगड़ेगा? किस चीज़ का डर है? यदुवंशी समाज कभी डरता नहीं है। और यदुवंश समाज, बैकवर्ड, दलित, और जो हमारे, मैं खास तौर से राजा भैया को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने हमेशा समाजवाद की बात की है और उनके समाज को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित किया है, कम से कम छत्तीस समाज से निवेदन कर रहा हूँ कि मौका है बदला लेने का। धन्यवाद। अच्छा, ये बात तो राजा भैया तक लेके चले गए सर, थोड़ा और बात करिए। धनंजय सिंह सरेंडर कर दिए लोग। नो, धनंजय सिंह की बात मत करिए, वो अपराधी। राजा भैया प्रोटोकॉल व्यक्ति हैं। बहुत मुकदमे, राजा भैया को लोग क्षत्रिय समाज के लोग मानते हैं। काफ़ी मुकदमे उनके ऊपर। छोड़िए, जाने दीजिए, हम लोग जानते हैं उनके बारे में। हैं बहुत। तो आजमगढ़ से कैमरामैन अबू सामा के साथ मैं उबैदुर रहमान अब्दुल्ला, धन्यवाद।